टोक्यो शहर की चमक धमक के बीच अरिसु एक अलग ही दुनिया में जीता था, वीडियो गेम्स की दुनिया। दिन रात उसका सिर्फ एक ही जुनून था, एक ऐसी दुनिया में जाना जहां सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, जहां हर चैलेंज उसकी स्किल्स का टेस्ट हो। उसके साथ हमेशा रहते थे उसके दो दोस्त, छोटा और कारुबे। यह तीनों शहर के अलग अलग कोने एक्सप्लोर करना, नए नए थ्रिल्स ढूंढना और लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनकी यह मस्ती भरी जिंदगी उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। एक दिन शिबुया क्रॉसिंग की भीड़ भाड़ के बीच अरिसु और उसके दोस्त मस्ती में मगन थे। हंसी मजाक, शोर शराबा और फिर एक पल में सब कुछ उलट पुलट हो गया। एक कार का एक्सीडेंट, पुलिस का शोर और तभी आसमान में एक तेज आतिशबाजी। घबराहट के मारे यह तीनों एक बड़े मॉल के बाथरूम में जाकर छुप गए। लेकिन जब वापस बाहर आए तो सब कुछ बदल चुका था। वो शहर जो हमेशा रोशनी से जगमगाता था अब एक वीराने में तब्दील हो चुका था। रास्ते सुनसान थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि ये सब सपना है या फिर हकीकत, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई आम दुनिया नहीं है। और जब वो तीनों इस नए शहर को एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक बड़ा सा बिलबोर्ड उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उस पर एक अरीना का रास्ता दिखाया गया था। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़े से स्टैक के ऊपर बहुत से फोन रखे हुए हैं और हर फोन में एक एक प्लेइंग कार्ड डाला गया है। अरिसु ने धीरे से एक फोन उठाया और उसके फोन उठाते ही उसे गेम के डिफिकल्टी लेवल के बारे में पता पड़ गया। पहले तो उसे यह एक मजाक लगा, लेकिन जल्दी सच सामने आ गया। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, यह एक मौत का खेल था। जीतने का मतलब एक और दिन जीना और हारने का मतलब सिर्फ मौत। और तभी अरीना में एक और लड़की आई जिसका नाम शिबुकी था। उसका चेहरा टेंशन से भरा हुआ था, जैसे वो पहले से ही इस गेम की असलियत जानती हो। उसने वहां मौजूद सभी लोगों से बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि यहाँ सिर्फ एक ही रूल है, जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा और जो हारेगा उसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा और वो है मौत। और सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब शिबुकी बताती है कि जो भी इस दुनिया में एक बार आ जाता है उसके लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो आसमान से एक लेजर बीम सीधा उसके शरीर को छेद डालेगी और एक सेकंड में सब खत्म। इसके बाद वो सभी एक गेम का हिस्सा बनते हैं जिसका नाम डेड और अलाइव होता है। नाम सुनते ही उन सभी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक बंद कमरा, एक अजीब सी भूल भुलैया और बहुत सारे बंद दरवाजे, लेकिन हर दरवाजा एक ही चीज की तरफ ले जाता था, या तो जिंदगी या तो मौत। पहला कदम उठाने की टेंशन और बढ़ गई जब उन्हें यह बात पता पड़ी कि हर एक डिसीजन एक नए चैलेंज को अनलॉक कर सकता था। सिर्फ एक गलती और सब खत्म। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, छोटा एक गलत मूव की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो दर्द से करहा रहा था। लेकिन यहाँ किसी की भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके उन सभी ने इस खेल को खत्म किया और गेम के एंड में उन सभी को एक अजीब चीज मिली जिसका नाम था वीजा। यह एक और दिन सर्वाइव करने का चांस था, लेकिन इसमें कैच था। वीजा सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक वैलिड था। अगर किसी का वीजा एक्सपायर हो गया तो उसका एग्जीक्यूशन तय था और आसमान से एक लेजर गिरेगी और वीजा खत्म होने वाले व्यक्ति का खात्मा कर देगी। और ऐसा ही होता है। जब वो उस भूल भुलैया से बाहर आते हैं तो उनके सामने एक आदमी आता है। वो आदमी अरिसु और उसके सभी दोस्तों से मदद मांगता है क्योंकि उसका वीजा खत्म हो गया होता है। लेकिन इससे पहले वो उस आदमी की मदद कर पाते उसके ऊपर एक लेजर गिरती है और वो मारा जाता है। और अपने सामने किसी को मरता देख उन सभी की रूह कांप जाती है। और अब उन्हें सिर्फ जीतने के बारे में सोचना था। हर नए गेम के साथ नए चैलेंजेस, नए दुश्मन और नए सीक्रेट सामने आने वाले थे। लेकिन एक सवाल अब भी उनके दिमाग में घूम रहा था, क्या इस दुनिया से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, या इस कहानी का अंत सिर्फ मौत के साथ होने वाला था। इसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं और छोटा के जख्मी होने के बाद वो सब और भी ज्यादा कॉशियस हो गए थे। अब उनका फोकस सिर्फ गेम जीतने पर नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बनाने पर भी था। और उन्हें यह समझ आ गया था कि यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ या लक से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हर मूव सोच समझ कर चलना पड़ेगा क्योंकि यह दुनिया रूथलेस थी। एक गलती और सब खत्म। इस टेंशन भरे एनवायरनमेंट में अरिसु और कारुबे एक टफ डिसीजन लेते हैं। उन्होंने अपने वीजा एक्सपेंड करने के लिए एक और गेम खेलने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका अप्रोच अलग था। यह सिर्फ एक राउंड नहीं बल्कि एक नया पड़ाव था जो उनकी जिंदगी या मौत डिसाइड कर सकता था। और जब वो इस नए गेम एरिना में पहुंचते हैं तो यह जगह उन्हें पहले से भी ज्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल लगती है। उस जगह एक अजीब सी टेंशन होती है और यहाँ उन्हें नए प्लेयर्स भी मिलते हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है उसागी से, एक लड़की जो अलग ही वाइब कैरी करती थी, थोड़ी मिस्टीरियस, थोड़ी रिजर्व्ड और एकदम अलर्ट, जैसे कोई भी छोटी सी हरकत नोटिस करने के लिए हमेशा तैयार हो। उसागी से मिलने के बाद अरिसु को महसूस होता है कि उसागी के पास गेम्स के रूल या कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो उनके काम आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचने नहीं देता। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है टट्टा से, जो उसागी से बिल्कुल अलग था, लाइट हार्टेड, फ्रेंडली और हर किसी से कैजुअली बात करने वाला। लेकिन अरिसु का इंट्यूशन कह रहा था कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। इसके बाद एक और प्लेयर जिससे उनका सामना
सामना होता है उसका नाम होता है अगुनी। यह आदमी एकदम अलग लेवल का था, स्ट्रॉन्ग, इंटिमिडेटिंग और हमेशा पावर दिखाने के लिए तैयार। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे सबको चैलेंज दे रहा हो। अरीसू समझ जाता है कि अगुनी सिर्फ एक रैंडम प्लेयर नहीं बल्कि गेम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन एक दिक्कत थी, ना तो उससे दोस्ती की जा सकती थी और ना ही दुश्मनी, क्योंकि वो दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर बात आती है चिसिया की, एक ऐसा बंदा जो एकदम क्वाइट और स्लाय था, जैसे उसने हर चीज का कैलकुलेशन पहले से ही कर रखा हो। चिसिया वो बंदा था जो दिमाग से खेलता था, इमोशंस से नहीं। उसकी हर बात एक डीप कैलकुलेशन लगती थी, जैसे वो किसी भी सिचुएशन का पूरा फायदा उठाना जानता हो। और अरीसू महसूस करता है कि चिसिया का असली फेस तभी सामने आएगा जब कोई गेम्स के असली रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। यह सिर्फ एक डेडली कंपटीशन नहीं बल्कि एक टेस्ट था जो उनकी सर्वाइवल स्किल्स और उनकी समझ का असली इम्तिहान लेने वाला था। और तभी उसे समझ आता है कि गेम के हर कार्ड का एक अलग ही मीनिंग है। पहला कार्ड स्पेड्स होता है जो फिजिकल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस का टेस्ट करने वाला कार्ड था। दूसरा कार्ड होता है क्लब्स, जिसमें टीम वर्क और ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा कार्ड होता है डायमंड्स, जो दिमाग और स्ट्रेटेजी के बेसिस पर जीतने वाला गेम होता है। और चौथा और आखिरी कार्ड होता है हार्ट्स, जो ट्रस्ट और बिट्रेयल का टेस्ट होता है। यह सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ एक भी गलती सिर्फ गेम नहीं जिंदगी ले सकती थी। और अब अरीसू को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक बैटल फील्ड है जिसमें सिर्फ दिमाग और सर्वाइवल स्किल्स ही काम आ सकती हैं। और यहाँ वो जो खेल खेलने वाले थे उसका नाम था टैग। लेकिन यह कोई नॉर्मल टैग गेम जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ टैग होने का मतलब था मौत। इस गेम में दो आर्म्ड अटैकर थे जो हर वक्त उनका पीछा करेंगे और जैसे ही कोई उनके सामने आएगा वो उसे मार देंगे। गेम की सेटिंग एक एबंडेंट बिल्डिंग में होती है जो हर जगह डेंजर से भरी होती है। अरीसू, उसागी और चिसिया अपनी पूरी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ से बचने की कोशिश करते हैं। गेम और भी इंटेंस तब हो जाता है जब उन्हें एक रूम तक पहुंचना पड़ता है जिसमें एक डेडली बॉम्ब सेट किया गया था। यह बॉम्ब सिर्फ तभी डीएक्टिवेट हो सकता था जब एक साथ दो बटन्स प्रेस किए जाएं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि बटन्स क्लोज थे, लेकिन एक सेकंड भी इधर उधर होने का मतलब था एक्सप्लोजन। लेकिन अरीसू और उसागी अपनी परफेक्ट टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन के चलते बटन्स प्रेस कर देते हैं और बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। गेम खत्म हो चुका था। उन्हें लगता है कि यह एक बड़ी जीत है, लेकिन जैसे ही अरीसू बिल्डिंग से बाहर आता है एक अजीब सी फीलिंग उसे महसूस होती है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। अरीसू देखता है कि उनके पीछे वो दोनों आर्म्ड अटैकर्स जो उनकी जान लेने आए थे अब जमीन पर गिरे पड़े हैं। उन आर्म्ड अटैकर्स की डेड बॉडी देखकर अरीसू के अंदर एक गिल्ट उभरने लगता है। लेकिन अरीसू के लिए गिल्ट महसूस करने का वक्त नहीं था क्योंकि एक नए और डेडली गेम का शंखनाद हो चुका था। इस गेम का नाम था हाइड एंड सीक। यह नया गेम नाम से तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यह गेम किसी भी मायने में नॉर्मल नहीं था। इस गेम में सिर्फ 4 लोग थे, अरीसू, शिबुकी, छोटा और कारुबे, और हर किसी को एक रोल दिया गया था, एक वोल्फ और बाकी तीनों शीप। वोल्फ का एक पावरफुल और डेंजरस रोल था और अरीसू को यही रोल मिला था। और यह रोल मिलते ही उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया था। यह रोल एक लायबिलिटी था, एक जिम्मेदारी था। मतलब या तो अरीसू अपने दोस्तों का शिकार करे या फिर खुद को कुर्बान कर दे। उसके दिमाग में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। क्या यह गेम उसे फोर्स कर रहा है कि वो अपने ही दोस्तों की जान ले ले, या फिर यह एक और टेस्ट है जहां एक और बार उसकी मोरालिटी और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट होने वाला है। लेकिन दिल के इस खेल में अरीसू एक फैसला लेता है और वो फैसला करता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि अगर वो खुद को कुर्बान कर देगा तो बाकी लोग बच सकते हैं। यह डिसीजन लेना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उसके दोस्त उसके लिए सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं थे बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। लेकिन उसके सभी दोस्त भी अपने आप को एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे और एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। और देखते ही देखते उसके सभी दोस्तों की मौत हो जाती है और अरीसू देखता है कि कारुबे, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। यह सीन उसके लिए एक झटके से कम नहीं होता। उसका दिल एकदम से टूट जाता है। उसने अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उसके सामने यह ट्रेजेडी हो गई थी। कारुबे और चोता, जो उसके सबसे क्लोज कंपेनियन थे, अब इस गेम के शिकार बन चुके थे। अरीसू अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, अगर यह गेम जीतने के लायक भी है तो किसके लिए। उसका गिल्ट अब और गहरा हो चुका था। यह गेम अब उसकी सिर्फ स्ट्रेटेजिक बैटल नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन गई थी। अब वो सिर्फ एक ही चीज महसूस कर रहा था, नफरत। नफरत इस दुनिया से जहां लोगों को सिर्फ एक प्यादे के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है और अपने दोस्तों के गम में वो कब बेहोश हो जाता है उसे पता नहीं पड़ता। और जब सुबह होती है तो उसे उसागी सड़क पर पड़ा हुआ पाती है और वो उसे उठाकर अपने ठिकाने ले जाती है। वह उसे खाना वगैरह खिलाती है और समझाती है कि यहाँ तुम अकेले नहीं हो जिसने अपने दोस्तों को खोया है। मैंने भी अपने बहुत से दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। और इसके बाद वह एक और खेल खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। अरीसू उसागी को बताता है कि मैंने टैग वाले गेम में अगुनी के हाथ पर एक अजीब सी घड़ी देखी थी और वैसी ही घड़ी यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने पहनी हुई है। और मैंने एक बात नोटिस करी है कि यह लोग बहुत ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ गेम खेलते हैं। मुझे लगता है कि हमें इनका पीछा करना चाहिए और वह ऐसा ही करते हैं। अरिसु और उसागी उन सभी लोगों का पीछा करते हुए एक जगह तक पहुंचते हैं। यह जगह एक होटल जैसी लग रही होती है और इस जगह का नाम बीच होता है, लेकिन इससे पहले कि वह दोनों कुछ और समझ पाते कोई उन्हें बेहोश कर देता है और जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वे अपने आप को एक ऐसे रूम में पाते हैं जहां पर बहुत से लोग होते हैं और तभी उनके सामने इस बीच का लीडर आता है। इस आदमी का नाम हैटर होता है और वह बताता है कि मैं इस जगह का राजा हूँ, मैंने ही इस जगह को बनाया है और अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बनाए हुए सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकते हो, यहाँ तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पार्टीज कर सकते हो, ड्रिंक्स कर सकते हो, नशा कर सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंटली गेम्स जीतने होंगे और कार्ड्स कलेक्ट करने होंगे ताकि हम एक एक करके इस मौत की दुनिया से बाहर निकल पाएं। और यहाँ पर उन दोनों को ना चाहते हुए भी बीच का हिस्सा बनना पड़ता है और यहीं पर हमें चिसिया और अगुनी भी देखने को मिलते हैं। इसी बीच हमें एक और बात का पता पड़ता है कि इस बीच में दो टीम्स हैं, एक टीम जो अगुनी की है और एक टीम जो हैटर की है। वैसे तो हैटर इस जगह का राजा है, लेकिन अगुनी के टीम के मेंबर्स इस जगह को हथियाना चाहते हैं। इसके बाद हमें एन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अरिसु के दिमाग का टेस्ट लेती है और वो उसे एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है और यहाँ पर अरिसु को अपने दिमाग की मदद से एक पजल को सॉल्व करना होता है। अगर वह इस पजल को भीतर समय के अंदर सॉल्व कर देता है तो वह बच जाएगा और अगर नहीं तो उसके साथ साथ बाकी लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन अरिसु का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और वह जैसे तैसे करके उस पजल को सॉल्व कर देता है और वह सभी लोग बच जाते हैं। और अरिसु की इस कैपेबिलिटी को देखते हुए हैटर उसे अपनी स्पेशल टीम का मेंबर बना लेता है, लेकिन यह बात अगुनी और उसके टीम मेंबर्स को कुछ खास पसंद नहीं आती। लेकिन इसी बीच एक गेम के दौरान हैटर की मौत हो जाती है और अब इस पूरे बीच पर अगुनी और उसके साथियों ने कब्जा कर लिया होता है। जो बीच कभी खुशियों का ठिकाना हुआ करता था, आज यहाँ सिर्फ बंदूकों का राज चल रहा होता है। और इसी बीच यह कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। वो बीच जो सबसे सेफ एरिया माना जा रहा था एक गेम अरीना में तब्दील हो जाता है और जो खेल शुरू होता है उसका नाम होता है विच हंट। यह गेम सुनने में जितना सिंपल लग रहा था उतना ही डेडली था। गेम्स के रूल के हिसाब से उन्हें मिलकर एक विच को ढूंढना है और उसे आग में जलाकर मारना है जो उन्हीं के बीच छुपी हो सकती है। इसी बीच मोमोका नाम की एक लड़की की लाश मिलती है। उसे एक अजीब तरीके से मारा गया था और जिसने मोमोका को मारा था वही विच था। और धीरे धीरे सभी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से विच को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन गेम का असली चैलेंज तब शुरू होता है जब विच को ढूंढने के चक्कर में वो सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है उनको यह रियलाइज होता है कि सिर्फ विच को ढूंढना ही उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि यह गेम उनके ट्रस्ट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को भी टेस्ट कर रहा है। हर एक मूव, हर एक डिसीजन उन्हें उनके असली सेल्फ से रूबरू करा रहा है। विच को ढूंढने का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उन सभी के बीच एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हो जाती है। अगुनी और उसके साथी सभी प्लेयर्स को अंधाधुंध तरीके से मार रहे होती हैं क्योंकि उनका यह मानना होता है कि अगर विच हम में से ही कोई है तो क्यों ना सभी को मार दिया जाए। और वह लोग ऐसा ही करते हैं। वह एक एक करके सभी को मारकर उस धधकती हुई आग में डालने लगते हैं। एक एक करके कई लोग मारे जाते हैं लेकिन विच का पता नहीं पड़ता। इसी बीच आन अपना दिमाग चलाती है और उस चाकू को मोमोका की चेस्ट से निकालती है जिसकी मदद से उसको मारा गया था। और जब वह अपनी फॉरेंसिक साइंस की मदद से उस चाकू के ऊपर बने हुए फिंगरप्रिंट्स को टेस्ट करती है तो उसे पता पड़ता है कि इस पर जो फिंगरप्रिंट्स छपे हुए हैं वह रिवर्स फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी कि मोमोका ने सुसाइड किया है। लेकिन इससे पहले कि वो यह बात सभी को बता पाती, अगुनी और अरिसु का आमना सामना हो जाता है और यहाँ पर अगुनी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वे चिल्लाकर कहता है कि हाँ मैं ही विच हूँ और मैंने ही इस लड़की को मारा है। लेकिन तभी अरिसु बोलता है कि नहीं, तुम विच नहीं हो, तुमने इस लड़की को मारा है कि नहीं यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने हैटर को जरूर मारा है। तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन हैटर इस जगह को चाहने लगा था और इसी बात को लेकर तुम दोनों के बीच एक दिन बहस हो गई थी और तुमने ना चाहते हुए हैटर को गोली मार दी थी और तुम अभी तक उसी गिल्ट में जी रहे हो। और ये सुनते ही अगुनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी आन सभी को बताती है कि असलियत में मोमोका ही विच है, उसने सुसाइड किया है। और जब वह सभी लोग मोमोका को उस धधकती आग में डाल देते हैं तो गेम खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रेवलेशन उन्हें तब होता है जब वो यह समझते हैं कि यह सब रैंडम इवेंट्स नहीं है बल्कि एक वेल प्लान्ड और वेल कंट्रोल्ड सिस्टम का हिस्सा है। हर डिसीजन जो उन्होंने लिया था शायद पहले से ही किसी और ने डिजाइन किया था। यह रियलाइजेशन उनके अंदर एक और क्यूरियोसिटी और फियर जगा देता है। उन सभी के मन में एक सवाल आता है कि क्या वो सिर्फ एक गेम का पार्ट है या किसी और के किसी एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा। और वहीं चिसिया और क्वीना भी समझ जाते हैं कि अब तक जो भी रूल्स और सिस्टम थे वो सब एक नए लेवल पर शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए था, लेकिन अब गेम का असली नेचर उनके सामने आने वाला था। अब सारे के सारे रूल्स, कानून और सर्वाइवल टैक्टिक्स बदल चुके थे
उन्होंने सिर्फ एक फेस कार्ड नहीं जीता था, बल्कि वो लोग एक नए और डेंजरस लेवल तक पहुंच गए थे। अरिसु और उसागी जो अपनी जर्नी के दौरान बहुत कुछ सीख चुके थे, उनको भी यह बात समझ आ चुकी थी कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने झेला था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। उनका असली टेस्ट तो अब शुरू होगा और अब वो सभी लोग समझ चुके थे कि फाइनल गेम तक पहुंचने के लिए सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग रियलिटी तो यह थी कि उनके सामने अब एक और डेंजरस रियलिटी आने वाली थी और इसी के साथ साथ इस कमाल की कहानी का अंत होता है। और अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।